हे एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टर्म 2 का सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है उसी के तहत ही ये लेसन आता है। और थोड़ा बहुत इस लेसन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं और जो आंसर भी हैं हम वो भी लेकर के आए हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, हम उस पर भी बात करेंगे। तो औद्योगिकरण औद्योगिकरण का मतलब होता है नए नए उद्योगों की स्थापना। जब और शुरुआत जो होती है यूरोप में होती है। जैसे औद्योगिकरण में क्या होता है, नए उद्योग स्थापित होते हैं और वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू होता है, कच्चा माल, फिर उसके बाद एक नई वस्तु का निर्माण औद्योगिकरण में। तो ये उद्योगों के स्थापित होने से पहले क्या वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उद्योगों की स्थापना से पहले भी बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे थे, लेकिन वे कहां चल रहे थे? वे चल रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे थे। शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जो पैसे वाले लोग होते थे, सौदागर लोग, वो गांव गांव घूमते थे और गांव गांव में जाकर के 25-30 लोगों का एक जो है ग्रुप जो है चुन लेते थे गांव गांव में जाकर के, और उनको वो उन वस्तुओं को बनाने का ऑर्डर देते थे जिन वस्तुओं की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती थी। उसके बाद वे जो 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 जाते थे लोग, सौदागर लोग, और उनको जो है एडवांस में पेशगी के रूप में पैसा देते थे कि आपको ये वस्तु बनानी है, ये इसकी डिमांड है और ये रहा इसका पैसा। तो वो उस पैसे को लेकर के अपना उत्पादन कार्य करते थे और समय समय पर वो सौदागर आता था और उस वस्तु को उठा करके दूसरा ऑर्डर दे करके चला जाता था और उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा करता था। तो इस क्रम में क्या था कि वस्तुएं बनती थी, शहरों में पहुंचती थी, शहरों के बाद वो बंदरगाहों पर पहुंचती थी, उसके बाद उनकी पानी के जहाजों में लोडिंग होती थी। तो इस प्रक्रिया में गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा था। जो सौदागर होता था उसको तो रोजगार मिल ही रहा था। बंदरगाह पर जब माल पहुंचता था तो फिर वहां पर भी बार्गेनिंग हुआ करती थी, फिर मालों की लदाई, फिर इस प्रकार से कई लोगों को इसमें इस प्रोसेस के तहत जो है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। ये है ये है मतलब कि आदि औद्योगिकरण की से पहले की अवस्था। आदि औद्योगिकरण की अवस्था है जब ये नए आधुनिक उद्योग नहीं स्थापित हुए थे। तो आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। अब ये उत्पादन एक ही जगह पर होना शुरू हुआ। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग होती थी और उस बिल्डिंग में मशीनें लगाई गई, वर्कर बुलाए गए और उत्पादन कार्य शुरू हुआ। एक नया जो है सोसाइटी निकल करके आया, समाज, एक नया समाज दिखा। रात में वे जो उद्योग थे जगमगाया करते थे लाइट में, मतलब कि रोशनी में, रातों दिन उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों को भी रोजगार मिला। शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण क्षेत्रों की, मतलब कि शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को रोजगार की तलाश थी और वो उनको शहरों में जहां पर उद्योग अब स्थापित हुए वहां पर मिलना शुरू हुआ। धुआं उगलती हुई चिमनियां ये एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। बड़े पैमाने पर ये कार्य चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये उद्योग भी कई प्रकार के होते थे। कुछ उद्योग ऐसे होते थे जहां पर जो है सीजन के हिसाब से काम मिलता था। कुछ उद्योग ऐसे होते थे जहां पर 12 मास काम होता था, ठीक है। उसके बाद शहरों में जब ज्यादा भीड़ हो गई तो लोगों को रोजगार भी, मतलब कि रोजगार मिलने में भी समस्याएं आने लगी। उन समस्याओं से क्या हुआ, लोगों को रात रात भर ठंडी ठंडी रातों में अपने जो है रातें गुजारनी पड़ती थी, ठीक है। और मतलब कि रोजगार पाने के लिए लंबी लंबी कतारों का दौर शुरू हुआ। काम सबको नहीं मिल जाता था, भले ही औद्योगिकरण हुआ है। जो लोग उद्योगों में पहले से लगे होते थे तो उनके खास सगे संबंधियों को ही काम मिल रहा था। तो इस प्रकार से बेरोजगारी भी दिख रही थी, देखने को मिल रही थी। उसके बाद नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ।
नई नई मशीनें जैसे स्पिनिंग जेनी मशीन और जो स्टीम इंजन होते हैं, जैसे कि रेलवे में भी उसका यूज होता था और उसका जो है यूज उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में भी होता था। लेकिन शुरू शुरू में जो उद्योगपति लोग होते थे, जो पूंजीपति लोग होते थे, वो लोग इन मशीनों में पैसा लगाने से डरते थे। इसका रीजन क्या था? क्योंकि नई नई मशीनें आई थी और उन पर किसी को ज्यादा विश्वास नहीं था, अधूरा विश्वास, कि अगर मान लो इस पर हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और मशीन लेते हैं, मान लो कोई खराबी आती है तो कैसे इसका रिपेयरिंग कैसे होगा। और कंपनियां भी वादा करती थी कि ये मशीन हमने बनाई है और अच्छा काम करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास कायम नहीं हुआ था। इसी की वजह से ये मशीनें पड़ी की पड़ी रह गई। क्यों? तो काम कैसे हो रहा था? श्रमिकों से, क्योंकि ब्रिटेन में उस दौरान आबादी तेजी से बढ़ी। तो जब पूंजीपतियों को सस्ता श्रम आसानी से मिल रहा था तो वो इन मशीनों पर क्यों इन्वेस्ट करें? तो ये सबसे बड़ी चीज थी कि आज एक चीज बात का ध्यान रखो आप। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मशीनें बनकर के तैयार हो गई तो वे मशीनें इंसानों का मुंह देख रही थी और इंसान उनको नकार रहा था। लेकिन आज वर्तमान में क्या है? आज मशीनीकरण का युग है। आज मशीन मतलब कि मशीन युग है, मशीन एज है, मशीन एरा है। आज यही इंसान उन मशीनों को देख रहा है, क्योंकि इन मशीनों ने इन इंसानों का रोजगार छीन लिया है। तो मौका समय सबका आता है, ओके। तो इस प्रकार से उन मशीनों को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग होना शुरू हुआ और उत्पादन तेजी से उत्पादन बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ कि उत्पादन के लिए जो कच्चा माल होता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। तो उस कच्चे माल को पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपनिवेशीकरण का दौर शुरू हुआ, जहां से कच्चा माल आसानी से आता था। उसके बाद जैसे भारत को ले लो, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना। यहाँ से कच्चा माल, कपास वगैरह वहां जाता था। पहले हमारा बना बनाया वस्त्र वहां जाता था, लेकिन वहां पर राजनीति करके ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां के पूंजीपतियों ने मिलीभगत से भारत की वस्तुओं का वहां पर बिकना ही मुश्किल कर दिया। उसके बाद कच्चा माल केवल यहाँ से जाता था, वहां से बना बनाया माल आकर के यहाँ बिकना शुरू हुआ। इस औद्योगिकरण से नुकसान भारतीय बुनकरों को भी हुआ। जो वीवर्स होते थे उनका रोजगार चौपट हो गया, क्योंकि जो हाथों से बनी हुई चीजें थी वो महंगी होती थी और मशीन से बनी हुई चीजें जो थी वो बड़ी ही आकर्षक होती थी, अट्रैक्टिव होती थी। तो लोग उनकी ओर खींचे। इन वस्तुओं के काम जो है मांग जो है कम पड़ गई। तो ये बुनकरों का नुकसान हुआ। उसके बाद मैनचेस्टर का उदय हुआ, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। मैनचेस्टर को किसने बनाया? मैनचेस्टर को हमारे देश ने बनाया। हमारे देश के कपास ने, कच्चे माल ने उसको बनाया। उसके बाद वहां से बनी बनाई वस्तु हमारे देश में आकर के बिकनी शुरू हुई। तो ये औद्योगिकरण था जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। कहीं पर जो है मुनाफा हुआ तो कहीं पर घाटा हुआ। जैसे भारत में औद्योगिकरण तो बहुत बाद में आया है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ उस दौरान हमारे देश में धीरे धीरे उद्योगों ने डेवलप करना शुरू किया। जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में फंस गया, इन्वॉल्व था, तो इसी दौरान हमारे देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अच्छा, अब जो चीजें बनती हैं, जो वस्तुएं बनती हैं, उनको बेचने का भी तो कुछ तरीका, कुछ बाजार भी तो होता है। तो तरीका क्या है? लेबल लगाना। जो वस्तुएं बनती हैं उस पर लेबल लगाया जाता है। न्यूज़पेपर में जो है उसका एड निकाला जाता है। टेलीविजन में, रेडियोज में, कैलेंडर में जो घर में लगे होते हैं उस पर भी बहुत सारे कंपनियों के एड लगे होते हैं। और इन्हीं लेबल, जो जैसे कोई चीज लेके आते हैं उस पर लेबल लगा होता है। तो इस लेबल का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं के बारे में बताना, अपनी गुणवत्ता और अपनी क्वालिटी को उस पर मेंशन करना। मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, ये चीजें। उसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं वे भी अपना अपना लेबल लगाती हैं। कभी आप उठा करके देखिए, जैसे धूप बत्ती लेने जाते हो तो उस पर देवी देवता का चिन्ह बना होता है। तो ये सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप प्रभावित हो और उस वस्तु को ले, यानी कि ये डिमांड पैदा करते हैं एड, लेबल। ठीक है। तो इस प्रकार से ये औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ एक ये भी मुद्दा है। जब भारत में मैनचेस्टर का कपड़ा ये बिकने के लिए आता था तो उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, यानी कि
एक क्वालिटी की पहचान है ये। या वर्तमान में अगर आप लोग टीवी जब देखते हो तो उस पर बहुत सारे ऐड आते हैं कि ये शेर दिल जवानों के लिए है। तो इस प्रकार से भी लोगों को जो है कंपनियां अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और अपने उत्पादों को जो है बेचती हैं। और कितने सारे क्रीम के भी वो ऐड आते हैं, शैम्पू के ऐड आते हैं, ये सब यही सब होता है लेबल, ब्रांड, जिसके माध्यम से ये उद्योग अपनी वस्तुओं को सेल करते हैं। तो ये था एक लेसन की समरी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन की महिला जो कामगार होती थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीनें होती जिस पर धागा सूत बनाया जाता है। वुमेन वर्कर्स मतलब कि इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी। ओके, मतलब कि वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी, यानी कि जो महिलाएं थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्यों हमला करना शुरू कर दिया, क्यों अटैक किया। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने ये मशीन बनाई थी, स्पिनिंग जेनी मशीन, जिसमें क्या होता था कि एक ही पहिया होता था बड़ा सा, वो जब घूमता था तो अपने साथ में जो तकलियां होती जिसमें तागा जो है लपेटता है बन करके, वो एक साथ कई तागों मतलब कि तकलियों को घुमाता था। घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियां घुमा देता था। ठीक है, एक ही पहिया, यानी कि उस पहिए को घुमाने के लिए केवल एक मजदूर ही काफी था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि बहुत सारी तकलियां वो जो है घूमती थी और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जिस काम में पहले 10-12 लोग लगते थे या अन्य ज्यादा लोग लगते थे, अब केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो यानी कि उस मशीन ने अन्य लोगों का तो काम छीन लिया ना, और इस काम को ज्यादातर महिलाएं किया करती थी। तो उन्होंने इन मशीनों के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है, और इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग जो है कम पड़ गई और लोग बेरोजगार होने लगे। तो बेरोजगार होना बहुत पीड़ादायक होता है, दुखदायी होता है। ठीक है, जिसका बदला वे औरतें ले रही थी। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और जो कारीगर होते थे उनसे काम करवाने लगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक बार फिर से समझिएगा। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। In the 17th century, merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages। ठीक है, किस प्रकार से काम कराने लगे, यानी कि मैंने कहा ना कि आदि औद्योगिकरण, यानी कि जो वर्तमान जो औद्योगिकरण था मॉडर्न वाला, उससे पहले के समय की बात कर रहा है ये। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, मैंने कहा ना पेशगी के रूप में पैसा देते थे कि तुमको ये काम करना है, ये वस्तु तुमको बनानी है। तो इसकी वजह से जो गरीब किसान थे, जिनकी फसल चौपट हो जाया करती थी या जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जो मजदूर के रूप में किसानी के काम करते थे, तो उनको मौका मिला कि चलो पैसा मिल रहा है यही काम करो। तो एक ये काम हुआ, और दूसरा जो लोग किसानी कर रहे थे तो उनके लिए ये एक पार्ट टाइम जॉब हो गया, यानी कि उनकी इनकम बढ़ रही है ना किसानों की। तो इस प्रकार से लोगों ने खुशी मन से काम करना शुरू किया। उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है उसके लिए बात करते थे। फिर है विश्व व्यापार और उपनिवेशों की स्थापना के कारण मांग केवल शहरों से पूरी नहीं की जा सकती थी। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि उपनिवेशों की स्थापना होनी शुरू हुई। ये देश है, यहाँ तो मांग है ही है, लेकिन इस देश ने जब इस देश पर कब्जा कर लिया है, इसको अपना उपनिवेश बना लिया है, तो यहाँ तो मांग अभी तक पूरी हो रही थी यहाँ के लिए, लेकिन अब यहाँ की मांग कौन पूरा करेगा। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करवाना शुरू किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों से भी। ठीक है, उसके बाद है छोटे व गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैंने कहा ना कि जिनके पास काम नहीं था या जिनके पास काम था और पैसा कमाना चाहते थे, तो उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आया। ठीक है, पेशगी रकम मिलती थी और इस पर जो है किसान तैयार हो जाते थे। मेरे पास पैसे की जो है कमी है, लेकिन मेरे अंदर हुनर है, लेकिन बिना पैसे के काम कैसे होगा, पैसा मिल रहा है तो हम काम करने को तत्पर हो जाते थे। उसके बाद आप देखते हो क्या हो, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। सूरत बंदरगाह पोर्ट
गुजरात में। ये कैसे इसका पतन होना शुरू हुआ? द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। किस प्रकार से इसका पतन हुआ ये जानना बेहद जरूरी है। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। आप क्या देख रहे हो? 1750 के दशक तक, यानी कि 1757 क्या, प्लासी का युद्ध, 64 में क्या, बक्सर का युद्ध, इन सारे युद्धों ने भारत पर ब्रिटेन के अधिकार को पुख्ता कर दिया। अब सूरत बंदरगाह है जिस पर कभी भारत का अधिकार हुआ करता था, वहां से व्यापार होता था, तो अब इस व्यापार पर धीरे धीरे किसका अधिकार हो गया है? अंग्रेजों का। तो वो लोग अब धीरे धीरे उस कलकत्ता को डेवलप करने लगे, क्योंकि कलकत्ता पर वो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, तो उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया और उस पर अधिकार कर लिया। तो कलकत्ता को तवज्जो मिलने लगी और सूरत को तवज्जो मिलनी बंद हो गई। तो इसीलिए इस प्रकार से इसका पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। किसका? सूरत जो पोर्ट था उसका। ठीक है, समझते रहिए इसको आप लोग। टूट गया कि यूरोपियनों ने दरबारों से रियायतें हासिल की, व्यापार पर इजारेदारी प्राप्त किया। यूरोपियों ने राजाओं को हराया, फिर उनसे मुनाफा कमाया, उनसे व्यापार में रियायत हासिल की। ठीक है, और इजारेदारी का भी अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि व्यापार में या भू राजस्व वसूलने का अधिकार इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। किन लोगों ने? किसानों ने। तो इजारेदारी इसी को कहते हैं लगान वसूल करना, प्राप्त किया, जिससे सूरत जैसे बंदरगाह कमजोर पड़ गए, यानी कि उनको महत्व मिलना शुरू हुआ जहां पर अंग्रेजों का प्रभाव था। ये चीजें हैं। स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। जो स्थानीय बैंकर होते थे, जो पैसा देते थे, ये बैंकर वहीं स्थापित होते थे जहां बंदरगाह होते थे, क्योंकि वहीं पर वस्तुएं आना जाना, दलाली, ये सब काम होता था, तो वहां पर बैंकर स्थापित हो गए थे। तो सूरत बंदरगाह तो उसका डिक्लाइन तो हुआ ही हुआ। जो वहां के बैंकर होते थे उनके ऊपर भी बहुत निगेटिव, ठीक है, इंपैक्ट पड़ा, मतलब प्रभाव पड़ा। उसके बाद आता है चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। गुमास्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्ताज टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। ठीक, तो गुमास्तों को नियुक्त किया गया था सुपरवाइज करने के लिए वीवर्स लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति की, यानी कि जब व्यापार पर उनका मोनोपोली हो गया ट्रेड पर, तो उसके लिए उन्होंने सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, क्योंकि जो पहले व्यापारी लोग होते थे, जो मीडिएटर मध्यस्थ लोग होते थे, वो सही ढंग से काम नहीं करते थे, वे अपना मुनाफा ज्यादा देखते थे। तो उस प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए इन लोगों ने वेतन भोगी लोगों को नियुक्त किया, जिनको सैलरी मिलती थी मंथली, उनको कहा गया गुमास्ता। गुमास्ता कहा गया। ये सरकारी कर्मचारी मान सकते हो इनको आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यही लोग ये सारा काम कर रहे थे, पैसा भी देते थे, वस्तुएं भी खरीदते थे। ठीक है, और जो वस्तुएं सही समय पर नहीं देता था तो उसके साथ ये लोग अत्याचार भी करते थे। गुमास्तों की नियुक्ति की। ये वेतन भोगी होते थे तथा बुनकरों को दलालों से मुक्त कराते थे। जो दलाल होते थे, जो नुकसान पहुंचाते थे, नुकसान तो ये खुद ही पहुंचाएंगे, लेकिन एक प्रकार से भारतीयों को व्यापार से पीछे हटाना, ये इनका उद्देश्य था। निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता ये लोग जांचते थे। प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, गुणवत्ता क्या तैयार हो रही, क्योंकि जो वस्तु बन रही है उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना है ना, तो क्वालिटी के बिना तो आप चल नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से ये कपड़ों की भी जांच करते थे, और तैयार माल गुमास्तों को ही बेचा जा सकता था। ये नियम था कि जो तैयार माल है, क्योंकि मैंने तुमको पेशगी दिया है, तो तुम हम ही को माल दोगे, जो हम कीमत तुमको देंगे उस पर। इस व्यवस्था से बुनकरों की दशा दयनीय होती चली गई। पेशगी मिली, रकम मिली, सब मिली, लेकिन धीरे धीरे इनका शोषण इस कदर बढ़ गया कि ये परेशान हो गए। इनको अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा था। बताते कुछ थे रेट, और किसी और दाम पर लेकर के जाते थे। इस प्रकार से पांचवा है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब। व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, मैंने एक समझाया भी आपको। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही
अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। मैंने बताया ना, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर लोग जा रहे थे, वहां पर लोगों से उत्पादन का कार्य करवाते थे। ध्यान रखिएगा, इसको हम कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज। यही मैंने इसमें बताया था कि सौदागर जाते थे, पैसा देते थे और उनसे वस्तुओं का उत्पादन कराते थे, क्योंकि जो शहरों में गिल्ड होती थी, श्रेणी जो संघ होते थे, जो बड़े व्यापारी होते थे, वो इन सौदागरों को काम नहीं करने देते थे। तो ये लोग मजबूरी में ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ते थे, वहां पर प्रोडक्शन करवाते थे। तो इनका प्रोडक्शन अलग अलग भागों में, क्षेत्रों में बटा था। औद्योगिकरण में क्या होगा कि एक निश्चित इकाई होगी, वहीं पर मशीनें होंगी, वहीं पर वर्कर आएंगे, एक समय होगा, काम करेंगे, छुट्टी। इस प्रकार से ये औद्योगिकरण है, सिस्टमैटिक वाला। ये फैक्ट्रियों में नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद है चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डिस्कशन वाले भी आ सकते हैं। जैसे क्या है ये, 19वीं सदी के रूप में उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? सही है कि श्रमिकों को महत्व क्यों दे रहे हैं, मशीनें तो हैं, ये समझने वाली बात है ना। Why did some industrialists in the 19th century Europe prefer hand labor over machines? यानी कि ये लोग हैंड लेबर, जो हैंड लेबर होता है, उसको क्यों तवज्जो दे रहे थे, क्यों उसको उतना जो है महत्व दे रहे थे, वो चीज बता रहा है यहां पर। इसके कई कारण थे। ब्रिटेन में मानव श्रम की कमी नहीं थी। मैंने बताया ना, आबादी बढ़ रही थी तो मानव श्रम बहुत सारा है। तो जब मानव श्रम मिल रहा है, हाँ, जहां मानव नहीं है, कमी है, तो वहां पर तो हम मजबूरी में हमको मशीन से काम करवाना पड़ेगा। लेकिन जब मानव है तो क्या दिक्कत है, इन्हीं से काम कराओ, सस्ता श्रम है, लेबर है, मुंह मांगे, मतलब कि मुंह मांगी कीमत नहीं मिलेगी, मतलब कि मिलेगी उनको, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो कम पैसे पर भी काम करने वाले मिल जाएंगे, तो क्यों काम करवाएं मशीन से। तो मानव श्रम की कमी नहीं थी और सस्ता श्रम था, लेबर सस्ता था। मौसमी उद्योगों में उत्पादन घटते बढ़ने से भी लोगों ने हाथ से काम करने को महत्व दिया। जैसे जब क्रिसमस आता था तो जो ग्रीटिंग वगैरह बनती थी, तो ये सीजनेबल काम होता था, उसके बाद ये काम बंद हो जाता था, तो लोग बेकार भी होते थे। तो लोग मशीन क्यों लगाएं, सीजनेबल काम हो रहा ना, उसका एक लिमिट है। जैसे मान लो कुछ दिन का काम, जैसे कह सकते हो अब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने काम है, फिर उसके बाद फिर वो मशीन को रोकना पड़ेगा, तो क्या मतलब है, यानी कि 3 महीने का काम है ना, और 3 महीने काम किया, फिर 9 महीने मशीन तो फालतू पड़ी रहेगी। तो इससे अच्छा 3 महीने काम करवाना है तो हैंड लेबर का यूज करो। इस चीज को देखिएगा, ये हो गया। बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की मांग रहती थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हाथों से ही संभव है। बारीक डिजाइन, कई लोग जो हैं वो हाथों से बनी चीजों को बहुत तवज्जो देते हैं, मशीन की अपेक्षा हाथों से बने, हैंडमेड जिसको कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसको ये हाथ से बनी हुई चीज है। जैसे बहुत सारे शूज जो आते हैं वो मशीनों की अपेक्षा जो है हाथ से बने होते हैं, तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं कि इसमें मैंने हाथ से जो है सिलाई करवाई है, बहुत मजबूत है, मजबूती है। तो कई लोग इस चीज को प्रेफर करते थे, तो इसी की वजह से मशीनों की डिमांड कम थी उस समय, जिसमें इंसानी निपुणता की जरूरत थी। फिर है कुलीन वर्ग के लोग हाथ से बनी चीजों को महत्व देते थे। जो राजे महाराजे लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो हाथों से बनी चीजों को तवज्जो देते थे। जैसे कई लोग हैं, जैसे रेडीमेड कपड़ा है, जैसे पैसे वाले लोग हैं, तो वो रेडीमेड की अपेक्षा हाथ से बने वो कपड़ों को पहनना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मेरे आसपास के ही क्षेत्र में बहुत सारे टेलर हैं जो कि अच्छे कपड़े बनाते हैं मशीन से, लेकिन जो कुर्ते होते हैं, जो मतलब कि सदरी होती है, वो प्योर जो है केवल हाथ से ही बनाते हैं। मतलब कैंची से कटाई होती है लेकिन सिलाई पूरी हाथों से होती है। तो कई लोग उसको भी पसंद करते हैं, मैंने देखा है। और वो काम भी महंगा होता है, उसकी फीस महंगी होती है ना। तो कई लोग थे कि उनको हाथ से बनी चीज़ों पर विश्वास था और हाथ से बनी चीज़ों को एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। इसी की वजह से भी मशीनों की डिमांड कम थी उस दौरान। उसके बाद थोड़ा उत्पादन श्रमिकों से ही, ठीक है, थोड़ा प्रोडक्शन करना। मैंने बताया ना कि 12 महीने में केवल 3 महीने का है तो 9 महीने मशीन बेकार रहेगी। तो क्या मतलब है कि 3 महीना है तो हाथों से ही काम कराओ। तो ये हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगला है चर्चा डिस्कशन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से
भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति के लिए क्या किया? हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स? ठीक है, यानी कि जो सूत होता था, कपास और रेशम जो जो था, उसकी आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उसके बहुत सारे वो के तरीके थे। वो गुमास्तों की नियुक्ति करते थे, वेतनभोगी कर्मचारी, मैंने बता दिया है आपको। अन्य खरीदारों के साथ व्यापार पर मतलब कि प्रतिबंध और पेशगी रकम, यानी कि जो अन्य खरीदार होते थे, जो बुनकर पहले होते थे, जो बुनकर पहले होते थे और जो पहले के व्यापारी लोग होते थे, तो उनके जो रिलेशन थे उसको पहले खत्म किया इन गुमास्तों ने। कहा कि इनको हटाओ, अब हम सीधे बुनकरों से इनको पैसा देंगे और इनसे प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रेगुलरिटी बन गई है और प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप मुझसे पेशगी के रूप में पैसा ले रहे हो तो आप अपनी जो वस्तु को किसी और को नहीं बल्कि हमको ही बेचोगे। बुनकरों के साथ गुमास्तों का बुरा बर्ताव होता था। जब ये बुनकर लोग सही समय पर चीज नहीं दे पाते थे, कोई कमी हो जाती थी या काम जो है छोड़ना चाहते थे, तो उस दौरान भी ये लोग उन लेबर्स के साथ बुरा बर्ताव करते थे, क्योंकि एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो अब मर्जी हमारी, मैंने आपको खरीद लिया है ना, इस प्रकार की सोच थी। उसके बाद तीसरा क्या है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहले विश्व युद्ध, मैंने कहा ना कि जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत में बड़े पैमाने पर जो भारतीय पूंजीपति लोग थे उन लोगों ने उद्योग लगाए और बड़े पैमाने पर भारत ने एक बढ़त बना ली प्रोडक्शन में, औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ाया बहुत तगड़े से। उसके बाद उत्पादन क्यों बढ़ा? वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, कि प्रोडक्शन किस प्रकार से इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला, ब्रिटिश कारखाने युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। जो उस समय के उद्योग थे वे कपड़ा या अन्य चीजों के उत्पादन की उन चीजों की उत्पादन की अपेक्षा युद्ध सामग्री का प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको युद्ध जीतना था, लड़ना था। इसकी वजह से उन लोगों ने अन्य चीजों के उत्पादन पर ध्यान नहीं लगाया। मानचेस्टर माल का आयात कम हो गया। मानचेस्टर में जो वस्तुएं बनती थी, चाहे सूती कपड़ा हो या अन्य वस्तुएं बनती थी, उनका हमारे देश में इंपोर्ट कम पड़ गया, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त है, तो वहीं का सारा जो है प्रोडक्शन वहीं पर खप रहा है, तो यहाँ पर मानचेस्टर की वस्तुओं का आना लगभग बंद हो गया। लेकिन भारत में जो है डिमांड बनी हुई है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय पूंजीपतियों ने मौका देखा और उत्पादन करना शुरू किया। फिर है दूसरा, भारतीय कारखानों में फौजी वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हुआ। टाट की बोरियां बनती थी, वर्दी बनना शुरू हुआ, टेंट वगैरह, जूते और अन्य वस्तुएं बननी शुरू हुई। इसका मुनाफा भारतीयों को मिलेगा। तीसरा, नए कारखाने लगे, नए उद्योग लगने शुरू हुए। जैसा कि मैंने बताया, पुराने कारखानों में पालियों में मतलब कि टाइमिंग बदल गई। नए कारखाने लगे, जो पुराने कारखाने थे उनमें जो है पालियों में काम होने लगा कि 24 घंटे के हिसाब से, है ना, 12-12 घंटे में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। यानी कि 24 घंटे उद्योग लग रहे हैं, तो 12 घंटे ये काम करेंगे, 12 घंटे ये। तो इस प्रकार से ये टाइम मैनेज किया गया और रात दिन प्रोडक्शन शुरू हुआ। रोजगार और वेतन में भी वृद्धि हुई। भाई, जब दोनों पालियों में उद्योग जो है चलेंगे तो काम करने वालों की ही तो जरूरत होगी ज्यादा, तो श्रमिकों को काम मिलना शुरू हुआ ज्यादा। जब काम मिलेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी भारतीयों की। ठीक है। चौथा है, राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देना शुरू किया। सही बात है, मेड इन इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रवादी नेता लोग थे उन्होंने तो हमेशा जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और ये भी एक सबसे बड़ा मतलब कि रीजन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी वस्तुएं बनाओ अपने देश की, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस प्रकार से ये मैंने चैप्टर क्लियर किया, औद्योगिकरण का युग क्या था, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप लोग भी बुक रीडिंग जरूर करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।